नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज की ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस विषय के ऊपर और उसमें मूल अधिकार चल रहा था और उसमें हमने आर्टिकल 16 और 16 के जितने भी सब क्लोज थे उनके ऊपर चर्चा कर ली थी। अब इस क्लास में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 17 से। किससे पढ़ेंगे? आर्टिकल 17 से पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी लिख लो अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 और इसका नाम मिलता है अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत अनुचित है। अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किया गया। अस्पृश्यता का मतलब यहां पे किससे लिया गया है? छुआछूत से लिया गया है। छुआछूत से लिया गया है। छुआछूत से लिया गया है। लिखो, इस अनुच्छेद में छुआछूत करने पर मूल अधिकारों का हनन माना गया है। लिख लिया? लिखिएगा, यह अनुच्छेद एक निरपेक्ष निरपेक्ष अधिकार है। कैसा है? निरपेक्ष अधिकार है जिसे भारतीय संसद के द्वारा जिसे भारतीय संसद के द्वारा विधि का निर्माण करके विधि का निर्माण करके लागू किया गया है। लागू किया गया है। लिख लिया? लिखिएगा, अब भारतीय संसद के द्वारा कोई कानून बनाया होगा। भाई अगर कोई छुआछूत करता है, आपने सुना भी होगा कि SC ST के लोगों के साथ कोई मारपीट करता है या कोई बात हो जाती है तो वो SC ST का मुकदमा भी दर्ज कराते हैं। तो आर्टिकल केवल 17 ही उसको प्रोटेक्ट नहीं करता, बल्कि कई कानून बने हुए हैं जो उस व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। तो SC ST का जो लोग है, या फिर हम ये जिसको कह सकते हैं, जिसको एक प्रकार से छुआछूत माना गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में छुआछूत किसको कहा गया है? जो निम्न जाति के लोग हैं, अगर उनके साथ जाति विशेष को लेकर अगर कोई टिप्पणी करता है तो उसको छुआछूत जैसे माना कि कोई भी व्यक्ति आपके साथी हो, चाहे कोई भी हो, अन्य आपका पड़ोसी हो, वो SC ST कैटेगरी में आता है। किस में आता है? SC ST कैटेगरी में आता है। आप चाहे OBC में आते हो, चाहे आप जनरल में आते हो, यानी कि उससे तो अपर कास्ट है आपकी। आप उस व्यक्ति से अगर कुछ टिप्पणी करते हो, जब हम ये कानून पढ़ते हैं SC ST एक्ट, तो इसमें बहुत सारी धाराएं, उसमें स्पष्ट प्रावधान कर रखा है। वो पूरा कानून की बातें तो अपने पूछी नहीं जाएगी, आपको तो केवल एक शब्द याद रखना है यहाँ पे, छुआछूत। 17 में किसका उल्लेख है? छुआछूत का प्रतिषेध किया गया है, छुआछूत को रोका गया है, मतलब अस्पृश्यता का अंत की बात कर रखी है कि छुआछूत करना एक प्रकार से क्या है? मूल अधिकारों का हनन है उस व्यक्ति का। और अगर आप उसके बाद भी छुआछूत करते हो तो फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि संसद के द्वारा एक कानून बना रखा है, SC ST एक्ट आ रखा है, अलग से एक्ट बना रखा है। तो लिखो, आपने क्या लिखा लास्ट पॉइंट? संसद के द्वारा विधि का निर्माण करके इसको लागू करवाया गया है, जिसके लिए अस्पृश्यता निवारण अधिनियम अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बनाया गया था। भारतीय संसद ने कौन सा कानून बनाया था? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। अस्पृश्यता की जगह पर आपको छुआछूत भी मिल सकता है। देखिएगा, इसका नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया।
सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम संरक्षण अधिनियम 1977 कर दिया गया। देखो 1955 में बना था, 1977 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, ये भी याद रखना, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1977 कर दिया गया। पहले जब मूल रूप से संसद के द्वारा इसको बनाया गया था उस समय इसका क्या नाम था, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 था, ध्यान रखना। देखिएगा इसके लिए एक अन्य कानून भी बना हुआ है, एक अन्य कानून भी बना हुआ है और उसका नाम है SC/ST एक्ट 1989। कौन सा है, SC/ST एक्ट 1989। SC/ST एक्ट 1989। अब देखो अस्पृश्यता क्या है या छुआछूत क्या है, बताओ। अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भेदभाव करना ही एक प्रकार से वही है, समानता का अधिकार नहीं रखना। भाई जैसे कोई भी व्यक्ति आता है जैसे निम्न जाति का है तो उसको इधर नीचे बैठ जा, वो भी क्या है एक प्रकार से भेदभाव ही है। सबको आप ऊपर बिठा रहे हो, एक को नीचे बिठा रहे हो, तो वो भेदभाव हो गया ना उसके साथ, तो वही छुआछूत है। लेकिन क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी परिभाषा दे रखी है छुआछूत की, तो इसकी किसी भी प्रकार की कोई परिभाषा नहीं दे रखी। इसकी परिभाषा वगैरह जो इनके कानून बने हुए हैं ना, उन कानून में धारा 2 होती है। जैसे कोई सा भी कानून बनता है ना, उसमें धारा 1 तो ये होती है कि उस कानून का संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू कब होता है, और 2 में दी रहती है परिभाषा है। यानी कि उस कानून में कुछ शब्दावली होती है जो हमारे समझ में नहीं आती, उनको परिभाषित करने के लिए धारा 2 में उनको परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अस्पृश्यता की कोई डेफिनेशन नहीं मिलती है। नोट, संविधान में अस्पृश्यता, इसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा बंद करना, संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है, परिभाषित नहीं किया गया है। अब देखो, हरिजनों का उद्धार करने के लिए महात्मा गांधी ने काफी प्रयास किया था। आपको पता है हरिजन पत्रिका भी उनके द्वारा लिखी गई है। तो कुल मिला के बात यह है कि आर्टिकल 17 को महात्मा गांधी का अनुच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं, महात्मा गांधी का अनुच्छेद कहते हैं। लिखिएगा, इस अनुच्छेद 17 को महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी का अनुच्छेद भी कहते हैं, महात्मा गांधी का अनुच्छेद भी कहते हैं। देख लिया, ओके। तो कुछ नहीं, बस आपको तो केवल आपके एग्जाम में सवाल छोटा सा आएगा, अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में मिलता है। अनुच्छेद 17 में, भाग पूछ ले तो भाग 3 में मिलता है। अब पढ़ेंगे हम कौन सा, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में जो उपाधियां दी जाती है, उन उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है, उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है, ध्यान रखना। देखिएगा, इस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है, उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। तो अगर केवल आर्टिकल 18 आपसे पूछा जाए तो आर्टिकल 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। आर्टिकल 17 में पूछा जाए तो अस्पृश्यता का अंत।
आर्टिकल 17 में पूछा जाए तो क्या बताओगे? सरकारी नौकरियों से संबंधित और उनमें आरक्षण से संबंधित, ऐसे शॉर्ट में बता सकते हो। सॉरी, हाँ 16। 15 में क्या बताओगे? धर्म, मूल, वंश, जाति, इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 14 में क्या बताओगे? बताओ। विधि के समान समानता। विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण की प्रावधान कर रखा है। तो वन लाइनर फैक्ट भी आपको याद होने चाहिए, फिर उनकी डिटेल पता होना चाहिए। 13 में क्या लिखा हुआ है? मतलब 13 में आप ऐसे याद कर सकते हैं, संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों का हनन करती हो। 12 में क्या याद करोगे? राज्य की परिभाषा। तो देखो 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया ना अपना भी याद। तो चलो आपका थोड़ा सा टेस्ट ले लेता हूं मैं। अभी ये हुआ नहीं, इससे पहले ले लेता हूं, कोई बात नहीं। बताओ अनुच्छेद 1 में क्या है? टिप टिप के क्या बता रहे हो बिना टिप? संघ व राज्यों के नाम के बारे में उल्लेख मिलता है। 2 में भाग थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, भाग थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, आर्टिकल पूछ रहा हूँ। बताओ। हैं? अनुच्छेद 2 में उस बात का प्रावधान कर रखा है कि जो क्षेत्र भारत का नहीं है और भारत में शामिल कर लिया है तो उसको राज्य बनाया जाएगा या किसी राज्य में शामिल किया जाएगा, उसके बारे में। दूसरे देश से भारत में ग्रहण किया गया क्षेत्र के बारे में प्रावधान है। 3 में क्या है कि ऑलरेडी भारत का हिस्सा है और जैसे कोई राज्य जैसे राजस्थान है तो उसका नाम चेंज करना हो, उसमें से 1 से 2 बनाने हो, 2 को 1 करना हो, तो इन सारी बातों का प्रावधान किसमें है? 3 में। 4 में क्या है? ये सारा जो पावर है आर्टिकल 2 और 3 का, वो संसद के पास होगा और संसद साधारण बहुमत से इसमें क्या कर सकती है? अमेंडमेंट कर सकती है, संशोधन कर सकती है। उसके अलावा ये तो होगी भाग 1 की बातें सारी। किसकी होगी? भाग 1 की। भाग 2 में आती नागरिकता, और नागरिकता से रिलेटेड जो आर्टिकल आते हैं, एक तो आता है 5। 5 में क्या है? आर्टिकल 5, जब हमारा संविधान बना या मूल संविधान में नागरिकता से संबंधित क्या प्रावधान था वो। फिर 6 में क्या है? भारत से पाकिस्तान आए, पाकिस्तान से भारत आए, पाकिस्तान से भारत आए। फिर 7 में क्या है? भारत से पाकिस्तान गए। 8 में क्या है? 8 में प्रवासी भारतीयों के बारे में। 9 में क्या है? अगर कोई दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती वो। 10 में क्या है? नागरिकता का बना रहना, नागरिकता कब तक बनी रहेगी। 11 में क्या है? जो भी नागरिकता से संबंधित कानून बनाए जाएंगे वो संसद के द्वारा बनाए जाएंगे। फिर आ जाता है भाग 3, और भाग 3 का नाम क्या है? मूल अधिकार। इसमें अभी बताया था आपको। 12 में क्या है? 13 में क्या है? 14 में क्या है? क्या 14 में बताना, अभी बताया था। अच्छा, 15 में क्या है? 16 में क्या है? 17 में क्या है? और 18 में क्या है? तो ऐसे वन लाइनर फैक्ट में आपको ये याद होने चाहिए। याद नहीं है तो याद कर लेना, कोई बात नहीं, याद हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो वापिस आते हैं हम। आर्टिकल 18 में लिखा हुआ है उपाधियों का अंत, उपाधियों के समापन की बात करता है। अब इसमें आप सबसे पहले लिखो आर्टिकल 18 क्लोज 1। कौन सा? 18 क्लोज 1 लिखिएगा। इस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है कि, इस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि शिक्षा व सैन्य, शिक्षा व सैन्य उपाधियों के अलावा अन्य सभी उपाधियों का अंत होगा। जैसे देखो, शिक्षा से संबंधित उपाधियां दी जा सकती,
जैसे शिक्षा में कोई डॉक्टर की उपाधि लेता है, डॉक्टर की उपाधि ग्रहण कर सकता है। सेना में कई प्रकार की उपाधियां होती है, तो वो दी जा सकती है। इसके अलावा आपको पता है नागरिक सम्मान वगैरह मिलते हैं, भारत भूषण, भारत विभूषण वगैरह जो भी है ना, पद्मश्री, ये सारे मतलब उपाधियां दी जा सकती है। जैसे किसी का नाम बोलोगे आप, अगर आपको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित कर रखा है, तो आपका नाम जब भी लिखा जाएगा, पद्मश्री जो भी आपका नाम है वो लिख सकते हो आप। आपने अगर पीएचडी कर रखी है, तो आप डॉक्टर लगा सकते हैं अपने नाम के आगे। लेकिन जैसे पहले जब राजा महाराजाओं का समय था या अंग्रेजों का समय था, तो कोई राय बहादुर की उपाधि लगा रहा है, कोई राजा धीराज महाराजा, ये दुनिया भर की जो भी उपाधियां थी ना, वीर शिरोमणि पधार रहे हैं, तो ऐसी बहुत सारी उपाधियां थी। उन उपाधियों का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। तो आपने लिखा है कि शिक्षा और सैन्य उपाधियों को छोड़कर सभी प्रकार की उपाधियों का क्या समझा जाएगा, अंत समझा जाएगा। जैसे महाराजा, जैसे महाराजा जैसी उपाधि कोई धारण नहीं करेगा। राय बहादुर, राय बहादुर, राज साहब, दीवान बहादुर, दीवान बहादुर। जैसे किसी का नाम होता था ना, दीवान बहादुर कमलेश आदि, डोट डोट कर लेना। लिख लिया, लिखिएगा। अब आपने स्टार्टिंग में ये कहा था कि सर इसमें शिक्षा से संबंधित उपाधियां जैसे आप ले सकते हैं, जैसे डॉक्टर की ले सकते हैं। सेना में जैसे कोई कर्नल लगाता अपने नाम के आगे, लगाता ना, तो एक प्रकार से पद हो गया वो तो। कर्नल का क्या हो गया, पद हो गया। लेकिन वो कर्नल साहब बोलते हैं उसको कई बार, तो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं इससे। शिक्षा और सेना से संबंधित जो भी उपाधियां है, वो सारी उपाधि, या जैसे इनको अशोक चक्र मिलता है, वीर चक्र मिलता है, तो वीर चक्र जो भी उसका नाम, जो भी नाम होता है, तो वो लिख सकते हो आप। तो सेना और सैन्य से संबंधित सारी जो उपाधियां उनको ले सकते हो, लेकिन जो अन्य उपाधियां उनका अंत समझा जाएगा। फिर ये जो पुरस्कार दिया जाता है, इनको नागरिक सम्मान कहते हैं। हम क्या कहते हैं, नागरिक सम्मान कहते हैं। नागरिक सम्मान, भारत का सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है वो भारत रत्न है। कौन सा है, भारत रत्न। अब जैसे अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न मिल चुका है, तो अटल बिहारी वाजपेयी का जब भी नाम आप लिखते हैं, तो भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लिखते हैं, और स्वर्गीय और लगा देते हैं उसके नाम के आगे, तो कितना बड़ा नाम हो गया। तो फिर इस बात को लोगों ने चुनौती दी कि आपने कहा था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, मूल अधिकारों में ये लिखा हुआ है कि आपने तो शिक्षा और सैन्य उपाधियों को छोड़कर सारी उपाधियों को क्या कर दिया गया, उनका अंत की बात कर रखी है। तो फिर ये क्या दे रहे हो आप, भारत रत्न दे रहे हो, भारत विभूषण दे रहे हो, रत्न क्या बोलते हैं उसको, हाँ, पद्म विभूषण, पद्म श्री वगैरह, ये जो भी चार नागरिक सम्मान है, ये आप दे रहे हो, तो ये तो फिर गलत है ना। ये तो आप सीधा सीधा मूल अधिकारों का क्या कर रहे हो, हनन कर रहे हो। और जब भी ऐसी कोई बात आती है, तो मामला जाता है कोर्ट में। कहाँ जाता है, कोर्ट में। फिर कोर्ट ने कहा है कि ये जो नागरिक सम्मान है, ये उपाधियों के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये दिए जा सकते हैं। समझे नहीं हो? पहले नागरिक, ये जो दिए जा रहे थे, ये जो नागरिक सम्मान कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, नागरिक पुरस्कार कह सकते हो, पुरस्कार कह सकते हो, सम्मान कह सकते हो। तो ये उपाधियों में नहीं आते हैं, ये उपाधियों के अंतर्गत नहीं आते। नोट डालो, नोट, नोट। पद्म श्री, पद्म श्री, कौमा, पद्म भूषण, कौमा, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, कौमा, और भारत रत्न, भारत रत्न, डॉट डॉट, या इत्यादि उपाधियों के अंतर्गत नहीं आते हैं। देखो, देखो 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक फैसला दिया। उसमें कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे पद्म श्री, पद्म विभूषण या पद्म विभूषण या भारत रत्न लगाता है, तो वो वैध होगा। कैसा होगा वो, वैध होगा, अवैध नहीं माना जाएगा उसको, है ना, वैध माना जाएगा।
लिख लो इसके आगे। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने लिख लिया, 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैध ठहराया। इसे, ये जो उपाधियां है ना, ये वाली ये उपाधियां नहीं है, मतलब एक प्रकार से सम्मान है, इनको वैध ठहराया। तो अगर आपसे पूछा जाए आर्टिकल 18 में क्या लिखा हुआ है, तो आपको केवल इतना बताना है, उपाधियों का अंत। लेकिन 18 क्लोज 1 पूछ लें तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि भारतीय नागरिक जो भी है वो शिक्षा और सेना से संबंधित उपाधियां धारण कर सकता है, लेकिन अन्य उपाधियों को धारण नहीं कर सकता, जैसे महाराजा की, राज बहादुर, राय बहादुर, दीवान बहादुर इत्यादि, इनको धारण नहीं कर सकता। तो फिर क्या ये पद्म श्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, भारत रत्न है, क्या ऐसी उपाधियों को धारण कर सकता है? तो पहली बात तो सर ये उपाधियां ही नहीं है, ये पहली बात तो उपाधियां नहीं, ये तो सम्मान है, ये तो पुरस्कार है जो कि भारत के जो नागरिक होते हैं उनको दिया जाता है। ये नागरिक पुरस्कार माने गए हैं, भारत के 4 सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार है। कितने हैं? चारों। आपसे पूछा जाए भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार कौन सा, पहले नंबर पे ये आता है, सेकंड नंबर पे ये आता है, और थर्ड नंबर पे ये आता है, और चौथे नंबर पे ये आता है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप इनको। भारत के 4 सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है ये, में लिख सकते हो, अटका लो कहीं कहीं। अगला लिखो 18 क्लोज 2, अनुच्छेद 18 क्लोज 2। 18 क्लोज बनी हुआ ना अभी तो। अब देखो विद्यार्थियों, क्या भारत का कोई व्यक्ति, अब भारत में तो इस प्रकार की उपाधियों का अंत हो गया, भारत वाले तो उपाधियां नहीं देते आजकल, लेकिन विदेश में थोड़ी बंद हुई उपाधियां। तो क्या किसी भारतीय को विदेश में अगर कोई उपाधि दी जाती है तो उसको अधिग्रहण करने का अधिकार है, प्राप्त करने का अधिकार है उसको? यस या नो? विदेशी नागरिकता प्राप्त, विदेशी जो कोई उपाधि उसको प्राप्त कर सकते हो आप? हम्म, देखिएगा, भारतीय नागरिक, भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश, भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश, ब्रैकेट में विदेशी या विदेशों, विदेशों ब्रैकेट बंद, से उपाधि नहीं ले सकते हैं, उपाधि नहीं ले सकते हैं, जो कि सरकार के अधीन, जो कि सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता हो। सुनना मेरी बात, भारत का ऐसा कोई व्यक्ति, भारत का ऐसा कोई व्यक्ति जो लाभ के पद पर है, किस पर? लाभ के पद, मंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, इनको लाभ का पद नहीं माना गया है, इनको लाभ का पद नहीं माना गया है। लेकिन जैसे हम गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जो कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई आईएफएस ऑफिसर है, तो ये लोग नहीं लेते सरकारी, यानी कि जो भी लाभ का पद अर्जित करते हैं उनको ये अधिकार नहीं दिया। देखो 18 क्लोज 3, 18 क्लोज 3,
छेद 18 क्लोज। देखो वैसे आपके जो भी आप एग्जाम दोगे छोटे मोटे, उनमें तो केवल इतना ही पूछा जाएगा आपके सवाल। बताओ क्या पूछा जाने वाला है? ऐसा ही तक। हाँ, ऐसा ही तक ये पूछे जाने वाला सवाल है कि उपाधियों के अंत का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है। अभी आपने आरएसपी का पेपर देखा होगा, मैंने पिछली बार नीति निर्देशक तत्व पढ़ाए थे, तो मैंने तो बहुत अंदर डिटेल लिखाई थी, केवल वो ऊपर का जो वन लाइनर फैक्ट होता है ना, उन्हीं से क्वेश्चन आए। तो इतना डीप सवाल नहीं आता है, बस ये आपके नॉलेज के लिए लिखा रहा हूँ। और कभी गलती से डीप आ गया तो पता होना चाहिए, बस उसी। और आपको तैयार कर रहा हूँ बहुत बड़ी भर्तियों के लिए, ताकि लगोगे तो आप छोटी, मुझे पता है लगनी अपने को छोटी नौकरी, बड़ी नहीं लगनी, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में आप जैसे 1-2 साल नौकरी करोगे ना, फिर उसके बाद में आपको लगेगा नहीं यार बड़ी तैयारी करते। तो आपका बेस अगर पहले से तैयार रहेगा ना, फिर आगे दिक्कत नहीं। और केवल आप ऊपर ऊपर ही पढ़ोगे ना, तो छोटी नौकरी लगने में भी दिक्कत आ जाती है। 18 क्लोज 3। अब माना कि एक विदेशी नागरिक है, कहाँ का है? विदेशी नागरिक है, और वो भारत में रह रहा है। क्या विदेशी नागरिक भारत में रह सकता है? रह सकता ना, भारत में निवास करता हो, भारत की नागरिकता नहीं है उसके पास। तो क्या ऐसी स्थिति में ये जो विदेशी नागरिक है, ये किसी उपाधि को धारण कर सकता है? कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से। ठीक है? राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, पूर्वानुमति से। लिखो 18 क्लोज 3 में लिखो, जो भारतीय नागरिक नहीं है, जो भारतीय नागरिक नहीं है, लेकिन भारत में निवास, भारत में निवास करते हैं, वे भारत के राष्ट्रपति से, भारत के राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेकर, पूर्वानुमति लेकर, पूर्वानुमति लेकर विदेशों से उपाधि ले सकते हैं। विदेशों से क्या ले सकते हैं? उपाधि ले सकते हैं। लेकिन भारत का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं ले सकता जो लाभ का पद अर्जित करता हो और वो उपाधि नहीं ले सकता। लेकिन आपको पता है, ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, यानी कि विदेशी हुआ वो तो एक प्रकार से, और भारत में रह रहा है, तो वो दूसरे देश से नागरिकता प्राप्त, मतलब सॉरी, उपाधि ले सकता है। लेकिन उससे पहले भारत के राष्ट्रपति से क्या लेनी होगी? अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ही वो उपाधि धारण कर पाएगा। और जैसे अब पढ़ाई से संबंधित है, सेना से संबंधित है, वो तो ले ही सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो 18 क्लोज 4। 18 क्लोज 4। अब सुनना मेरी बात। एक भारत का नागरिक है, कहाँ का है? भारत का नागरिक है। अब ये भारत का नागरिक को दूसरे देश वाले, विदेशी लोग, दूसरे देश वाले अगर इसको कोई गिफ्ट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? उपहार वगैरह दे रहे हैं, तो क्या ले सकता है? No। उससे पहले भारत के राष्ट्रपति से क्या लेनी होगी? अनुमति लेनी होगी। लिखिएगा 18 क्लोज 4 में लिखो, भारत सरकार ऑब्लिक राज्य सरकार, अलग अलग राज्य है ना भारत में, भारत सरकार ऑब्लिक राज्य सरकार, भारत सरकार होगी, कोई सी भी सरकार हो सकती, भारत सरकार ऑब्लिक राज्य सरकार के अधीन कर्मचारी व अधिकारी, कर्मचारी व अधिकारी विदेशों से
विदेशों से कोई भी लाभ का पद, कॉमा, उपलब्धि, उपलब्धि या कोई भेंट, उपलब्धि या कोई भेंट, इनाम हो गया ना एक प्रकार से, भेंट प्राप्त करता है तो उसे पहले भारत के राष्ट्रपति की, भारत के राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी, भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। देख लिया। इस प्रकार विद्यार्थियों आपका जो 6 मूल अधिकार है, कितने हैं? 6 मूल अधिकार है। सबसे पहले समानता, उसके बाद स्वतंत्रता, उसके बाद शोषण, उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शिक्षा व संस्कृति का, और फिर संवैधानिक उपचारों का। उसमें से कौन सा वाला हो गया अपना? समानता का अधिकार कंप्लीट हो जाता है। 14 से लेकर 18 तक के आर्टिकल जैसे हो जाते हैं, एक अपना कंप्लीट हो गया। शॉर्ट में लिखा दिए थे ना मैंने आपको, सारे जितने भी मूल अधिकार थे वो। अब हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों दूसरा जो मूल अधिकार है उसका नाम लिख लें आप, और उसका नाम क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। तो सभी दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, और इसमें जो आते हैं अनुच्छेद, ये क्रम से भी याद होने चाहिए आपको। देखो सबसे पहले कौन सा है? समानता, फिर स्वतंत्रता है, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, फिर शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, और फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये इसी क्रम में आपको याद होने चाहिए। इसमें कौन से आर्टिकल आएंगे? 14 से लेकर, इसमें 19 से लेकर 22 तक, इसमें 23 से 24, इसमें 25 से लेकर 28 तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, कई बार इनको सम्मिलित भी करवा लेते हैं। और इसमें 30 से 30, और इसमें केवल एक आर्टिकल आता है 32। समझ जाओगे ना? तो हम पढ़ रहे हैं कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार। अब जो स्वतंत्रता का अधिकार है इसमें 19 से लेकर 22 तक आते हैं। तो अगर हम बात करें अनुच्छेद 19, कौन सा? अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में किस बात का उल्लेख मिलता है? तो इसमें स्वतंत्रताओं के बारे में उल्लेख कर रखा है। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख मिलता है। किसमें? 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। फिर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 20 में कौन सी बात का उल्लेख मिलता है? तो 20 मिलता है दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण के विरुद्ध, दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। फिर अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। किसका है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर पढ़ते हैं हम अनुच्छेद 22। कौन सा पढ़ते हैं? अनुच्छेद 22, और इसमें गिरफ्तारी और निवारक का अधिकार है। क्या है? गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधान है। तो ये 4 आर्टिकल पढ़ेंगे हम इसमें, 19, 20, 21 और 22। लेकिन मोटा मोटा इनका पता होना चाहिए कि इसमें तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख मिलता है, और इसमें दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण किया गया है,
और इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। और इसमें गिरफ्तारी और जो निवारक अधिनियम वगैरह जो बने हुए हैं उनके तहत क्या कार्रवाई होती है, उन सारी चीजों को देखेंगे। ये 4 आर्टिकल है इसमें। तो अब एक एक आर्टिकल को हम डिटेल से पढ़ेंगे ना। आपको क्या हेडिंग डाली आपने? स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। चाहो तो आप शॉर्ट में लिख सकते हो इनको। देखो अनुच्छेद 19, फिर एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे हम। शॉर्ट में लिखना चाहो तो लिख लो, इनमें किस में क्या लिखा हुआ है। चलेगा, उधर से लाइट बंद है। लिख लिए शॉर्ट में? तो देखो अनुच्छेद 19 में तो क्या है, स्वतंत्रताओं के बारे में प्रावधान कर रखा है, कौन कौन सी स्वतंत्रता है, और 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हम इसमें पढ़ेंगे। अनुच्छेद 20 में क्या लिखा हुआ है? दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण का प्रावधान कर रखा है। और 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और आपको पता है 21 क्लोज ए भी पढ़ेंगे हम बाद में, आगे पढ़ाऊंगा मैं। और 22 में क्या है? गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधान और निवारक नजरबंदियों से संबंधित प्रावधान है। नजरबंद करते हैं ना किसी व्यक्ति को, उससे रिलेटेड प्रावधान। तो जैसे हम अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 ये पढ़ लेते हैं तो सब अपना कौन सा मूल अधिकार कंप्लीट हो जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार। और ये क्रम से कौन से नंबर पे आएगा? दूसरे नंबर पे। कौन से नंबर पे आता है? दूसरे नंबर पे आता है विद्यार्थी। तो हेडिंग डालो आप, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19। देखो विद्यार्थियों, अनुच्छेद 19 को हम 2 भागों में बांटते हैं। लिखना कुछ नहीं है, आप केवल अनुच्छेद 19 लिख के छोड़ दो। 19 क्लोज 1 और एक 19 क्लोज 2। 19 क्लोज 1 में ये जो हम स्वतंत्रताओं की बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, तो इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। कितनी प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है? प्रावधान। और इसमें प्रतिबंध लगाया गया उनके ऊपर। स्वतंत्रताओं के ऊपर क्या लगाया गया है? प्रतिबंध, रोक लगाई गई है कि कब वो स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी आपको, उसके बारे में उल्लेख कर रखा है। फिर इसको हम देखते हैं तो अलग अलग देखते हैं। जैसे 19 क्लोज 1 क्लोज ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। फिर इसमें क्या लिखा हुआ है? फिर इसमें पढ़ेंगे 19 क्लोज 1 क्लोज बी में क्या लिखा हुआ है, सी में क्या लिखा हुआ है, डी में क्या लिखा हुआ है, ई में क्या लिखा हुआ है, एफ में क्या लिखा हुआ है, और जी में क्या लिखा हुआ है। 7 हो जानी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 होगी ना? लेकिन मैंने स्वतंत्रताएं कितनी बताई है आपको? है। लेकिन एक स्वतंत्रता है, वो है संपत्ति वाली। कौन सी? संपत्ति वाली को हटा देंगे इसमें ना। और इन पे वो का वही प्रतिबंध लग जाएगा। जैसे 19 क्लोज 2 क्लोज ए। देखो 19 क्लोज ए नहीं, 19 क्लोज 1 क्लोज ए, इसमें तो हमें बोलने की स्वतंत्रता दे रखी है। किसकी? बोलने की, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रखी है, हमें बोलने की स्वतंत्रता दे रखी है। लेकिन कभी कभी हमें बोलने से रोक दिया जाता है, तो उस बात का उल्लेख किसमें मिलता है? 19 क्लोज 2 क्लोज ए में मिलता है। समझे नहीं? आर्टिकल 19 में क्या लिखा हुआ है? स्वतंत्रताओं का उल्लेख कर रखा है। लेकिन और डीप जाके पढ़ते हैं तो इसको 2 भागों में बांटते हैं, 19 क्लोज 1 और 19 क्लोज 2। 19 क्लोज 1 में हमें वर्तमान समय में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। मूल रूप से 7 थी, मूल रूप से 7 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है?
और 19 क्लोज 2 में किस बात का उल्लेख मिलता है? जो स्वतंत्रताएं दी है 19 क्लोज 1 में, उन पर प्रतिबंध का उल्लेख करती है। प्रॉपर देखे तो 19 क्लोज 1 क्लोज ए में बोलने की स्वतंत्रता दे रखी है हमें। इसकी बोलने की स्वतंत्रता दे रखी है, लेकिन कभी कभी हमें बोलने से रोका जाता है, ना, तो उसका उल्लेख किस में मिलेगा? 19 क्लोज 2 क्लोज ए में मिलेगा। समझ गए? लिखा दूं? देखो, लिखो अनुच्छेद 19 में, इस अनुच्छेद में वाक स्वतंत्रता वाक स्वतंत्रता, वाक के नीचे हलंत लगाना, वाक स्वतंत्रता इत्यादि विषयों पर कुछ अधिकार ब्रैकेट में संरक्षण दिया गया है। लिख लिया? तो वाक की स्वतंत्रता से संबंधित उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है? 19 क्लोज 1। लिखो, इस अनुच्छेद को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। इस अनुच्छेद को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? दो भागों में विभाजित किया जाता है। पेज के दो पार्ट करना, ज्यादा लंबी लाइन मत खींचो। पेज के कितने पार्ट करोगे? दो, और लाइन लंबी ज्यादा मत खींचना, 2-4 मतलब लाइनों के तक ही खींचना, और जरूरत पड़े तो फिर खींच लेना। एक तरफ लिखो आप अनुच्छेद 19 क्लोज 1, एक तरफ क्या लिखोगे? अनुच्छेद 19 क्लोज 1, जैसे मैंने लिख रखा ना ये 19 क्लोज 1, और एक तरफ क्या लिखोगे? 19 क्लोज 2। इधर क्या लिखोगे? 19 क्लोज 2, इधर 19 क्लोज 1 लिखिएगा। इस वाले में लिखो, इस वाले पार्ट में, हाँ 19 क्लोज 1 में लिखो। देखो, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख मिलता है। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख मिलता है। देखो, इसके अंतर्गत निम्नलिखित अनुच्छेद आते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित अनुच्छेद आते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित अनुच्छेद आते हैं। मैंने जैसे लिखा ना वैसे का वैसे लिखना, सेम। 19 क्लोज 1 क्लोज ए, यूं 19, आपको कुछ नहीं लिखना, मैंने कह दिया जैसे लिखो चुपचाप। 19 क्लोज 1 क्लोज ए लिख लिया? फिर लिखना इसी के साथ में, पेज बचाने की कोशिश मत करना, इसी के साथ में लिखो 19 क्लोज 1 क्लोज बी। ऐसे कहां तक लिखोगे आप? जी तक लिखोगे। मेरे को हटने का जरूरत है, आप लोग को लिखना है वो तो। 19 क्लोज 1 क्लोज बी लिख लिया, फिर लिखना 19 क्लोज 1 क्लोज सी, ऐसे ई तक लिखो, नहीं जी तक। नहीं आया समझ में आप लोगों के? अभी केवल आपको लिखना है, इनको एक एक को डिटेल से लिखाऊंगा मैं आगे। जैसे 19 क्लोज 1 क्लोज ए में क्या है, 19 क्लोज 1 क्लोज बी में क्या है, कम से कम एक चार्ट बन जाएगा आपके पास ये। नहीं तो फिर बाद में गड़बड़, ये क्या हो रहा है, सब 19 19 पढ़ा रहे सर, कभी ए आ रहा है, कभी बी आ रहा है, कभी 19 क्लोज 2 क्लोज ए आ रहा है। लिख लिया? आता हो गया? जी तक हो गया सभी विद्यार्थियों का? अब सुनना, इसको आपको ऐसे भी लिखना था साथ में। ए को हिंदी में क्या बोलेंगे? क। बी को क्या बोलेंगे? ख। सी को ग। डी को घ। ई को उंग। और एफ को ट। और जे को, जी को क्या बोलेंगे?
6 बोलेंगे, ध्यान। अब आपने 7 लिखे हैं इसमें, कितनी प्रकार की स्वतंत्रता लिख ली आपने, और ऊपर क्या लिखा है कि इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता थी, तो ये तो गड़बड़ हो गया आंकड़ा। तो इसमें ये जो 6 वाला आया ना आपका, इस पे क्रॉस लगा लेना वहां पर। क्या लिखोगे? क्रॉस लगा लेना वहां पर, और क्रॉस लगा के लिख लो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा निरस्त। क्या कर दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त। इस वाले को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त। इस शॉर्ट में लिख लो, या ज्यादा डिटेल नहीं लिखनी, बस ये पता होना चाहिए कि पहले 7 थे, तो अब कितने बचे? 6 बचे। अब ये नहीं कि लास्ट में नहीं था वो संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले किस पे आता? संपत्ति का जो स्वतंत्रता का अधिकार था वो कौन से पे आता था पहले? अनुच्छेद 19 क्लोज 1 क्लोज एफ पे आता था, और हिंदी में पूछा जाए तो 6 पे आता था। किस पे आता था? 19 क्लोज 6 नहीं है, 19 क्लोज 1 क्लोज 6 पे आता है। देख लिया? अब आ जाओ इधर। लिखिएगा, उधर वाला पार्ट में क्या लिखा आपने? अनुच्छेद 19 क्लोज 2 है ना? लिखिएगा, इस अनुच्छेद में, इस अनुच्छेद में स्वतंत्रताओं पर लगाए गए प्रतिबंधों का, स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है। लिख लिया? ओके ओके, उल्लेख मिलता है। सेम वो का वही लिख लो, 19 क्लोज 2 क्लोज ए, फिर क्या आएगा? 19 क्लोज 2 क्लोज बी, और हाथों हाथ वो भी लिखते रहना, प फ ये भी लिखते रहना हाथों हाथ। ऐसा कैसा लिख लो सेम। वहां 1 था, यहाँ क्या आएगा? केवल 2 आएगा, इतना ही अंतर है ना? हाँ लोकेश, नहीं बेटा समझ में आ गया? भाई अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछ सकते हैं, धीरे धीरे बैठ जाएगा माइंड में। हम्म? ऐसे लिखना है 19 क्लोज 2 क्लोज ए, एक की जगह क्या आ सकता है? कै भी आ सकता है। ऐसे ये 7 तक लिखे ना हमने, ऐसे लिखना है। ऐसा नहीं लिखना 19 क्लोज 2 क्लोज बी सी कर लो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 19 क्लोज 2 क्लोज सी, और यहाँ पे ग हो जाएगा। ऐसे करके सेम ये जो लिखा है ना 6 तक, वैसे लिखो। 19 क्लोज 1 क्लोज ए वाला जो लिखा है ना, उसी प्रकार इधर आ जाएगा। केवल चेंज क्या हुआ है? रोमन संख्या चेंज हुई है, बाकी सब सेम है। हाँ उधर भी तो क्रॉस करना पड़ेगा। जब प्रावधान ही नहीं है तो उसका प्रतिबंध क्या करेंगे हम? तो बैन कैसे लगाएंगे? आगे समझ में? पल्ले पड़ गया यहाँ तक? आगे बढ़ूं? अब बताओ 19 क्लोज 1 आएगा कि नहीं आएगा? अब हेडिंग डालो आप, 19 क्लोज 1। लिखो, इस अनुच्छेद में इस अनुच्छेद में 6 प्रकार की
स्वतंत्रताओं का उल्लेख मिलता है। कितनी प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख मिलता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख मिलता है। नोट, मूल संविधान में मूल संविधान का मतलब जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ या लागू हुआ, मूल संविधान में इस अनुच्छेद में मूल संविधान में इस अनुच्छेद में 7 प्रकार की 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया था। किया गया था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत 1978 के तहत मोरारजी देसाई की सरकार के समय, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? जब 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ, उस समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। वापस बोलना, मोरारजी देसाई के समय ये संशोधन हुआ। कब हुआ था ये संशोधन? हुआ मोरारजी देसाई के समय। और मोरारजी देसाई उस समय कौन थे? भारत के पीएम हुआ करते थे उस समय। लिख लिया? और ये जो सातवीं स्वतंत्रता थी, 7वें नंबर की, वो किससे संबंधित थी? संपत्ति की स्वतंत्रता थी। किससे संबंधित थी? संपत्ति की स्वतंत्रता थी। और संपत्ति की जो स्वतंत्रता थी उसका उल्लेख कौन से आर्टिकल मिलता है? 19 क्लोज, अच्छा 19 क्लोज 1 क्लोज एफ में। और एफ ना मिले तो आपको क्या मिलेगा? 6 में मिलता था। देखिएगा, ये 7वीं स्वतंत्रता, ये 7वीं स्वतंत्रता संपत्ति से संबंधित थी, संपत्ति के अधिकार से संबंधित थी। किससे? संपत्ति के अधिकार से संबंधित थी, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 क्लोज 1 क्लोज एफ, हिंदी में 4 में मिलता था। किस मिलता था? अब तो आगे समझ में मैंने क्यों लिखाया होगा वहां पे आपको चार्ट में। अब उसका हमने टंटा ही खत्म कर दिया, संपत्ति का अधिकार का। दूसरी बात, एक और सवाल ये आता है कि जो संपत्ति का अधिकार था, जो उस समय स्वतंत्रता का अधिकार भी माना गया उसको, वो कौन से आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल का तो बता दिया मैंने, 19 क्लोज 1 क्लोज 10 में, या फिर एफ कर सकते हो इंग्लिश वाले। ओके, कौन से नंबर पे आती थी वो? कौन से नंबर पे आती? 6ठे नंबर पे आती थी वो, 7वें पे नहीं आती थी वो। पहले 7 थी ना, तो वो 6ठे नंबर पे आती थी। देख लो आप, तय कौन से नंबर पे आ रहा है? 6ठे पे आ रहा है। क वाली लाइन 5, और च वाला की च से शुरुआत होती है, 6ठे नंबर पे च आता है वैसे ही। तो वो बीच में से हटाया उसको एक को, फिर ये अटके ऊपर खिसक गया अब अपना। लिखो आगे, इसमें कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है वर्तमान में? तो लिखो वर्तमान वाली स्वतंत्रता है। लिखो वर्तमान वाली स्वतंत्रता है।
और ये 6 की 6 स्वतंत्रताओं का नाम पता होना चाहिए आपको। 6 की 6 स्वतंत्रताओं का नाम पता होना चाहिए। ऐसे लिखूं मैं तो, है ऐसे लिख दे तो ठीक रहेगा, क्रमबद्ध तरीके से याद रह जाएगा आपको। देखो भाई वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसकी वाक एवं अरे लिखा का जरा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में मिलती है? 19 क्लोज 1 क्लोज ए में या क में। दूसरी स्वतंत्रता लिखो 19 क्लोज 1 क्लोज बी, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं? देखो, शांतिपूर्वक निरायुद्ध सम्मेलन करने का अधिकार। शांतिपूर्वक निरायुद्ध बिना हथियार के, ना, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। सम्मेलन की स्वतंत्रता। संगम या संघ बनाने का अधिकार। संगम या कोई संघ आएगा, का मतलब 7 हो जाता, संघ बनाने का अधिकार लिख लो या स्वतंत्रता लिख लो, बात ये किया ना, स्वतंत्रता। चौथी 19 क्लोज 1 क्लोज डी है, और इसमें लिखो आप भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध, सर्वत्र अबाध संचरण करने का अधिकार। संचरण करने का, देखो कोशिश कर रहा हूं राजनीतिक विज्ञान की शब्दावली लिखाने की, है ना। सर्वत्र अबाध संचरण करने की स्वतंत्रता। अगली लिखो, भारत के राज्य क्षेत्र, इसमें 19 क्लोज 1 क्लोज ई में भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में बसने, ब्रैकेट में निवास करने का अधिकार, निवास करने का अधिकार। हाँ भाई, छठे नंबर पे, हाँ फर्स्ट वाला बंधु, छठे नंबर पे स्वतंत्रता कौन सी आएगी? हाँ दी गई है, वेरी गुड।
मतलब इस छठे नंबर पे क्रम तो वही रहना उसका, वो क्रम नहीं हटाया, ध्यान रखना, उसको प्रावधान हटाया वहां से, लेकिन इस सीरियल नंबर वही चलेगा, यानी कि 19 क्लोज 1 क्लोज एफ या फिर 6, ये नहीं है वर्तमान में। अब इसके बाद फिर अगला जो क्रम आएगा अपने छठा नंबर जिसको हम काउंट करेंगे अब अपने नियम के अनुसार, वो कौन सा काउंट हो जाएगा अपने अपना आप ही हो जाएगा। इसमें लिखना आप, अगला लिखना आप छठे नंबर पे अगर लिखना चाहते हो तो वैसे 19 क्लोज 1 क्लोज जी 6, इसके बारे में लिखाऊंगा। और इसमें लिखो कोई भी व्यक्ति या कोई भी वृत्ति, कोई भी वृत्ति कौमा व्यापार या कारोबार करने का अधिकार या करने की स्वतंत्रता, करने की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सारे, और याद भी होना चाहिए आपको इसी क्रम में। देखो फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान देना। आर्टिकल 19 क्लोज 1 में, आर्टिकल 19 क्लोज 1 में कितनी प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख मिलता है, तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख मिलता है वर्तमान समय में। लेकिन मूल कॉन्स्टिट्यूशन जो था हमारा उसमें कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, 7। जो एक संपत्ति से संबंधित स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा था उसको हमने समाप्त कर दिया, कौन से संविधान संशोधन के तहत, 44वां संविधान संशोधन के तहत। अब ध्यान देना 19 क्लोज 1 क्या कहता है कि आप क्या कर सकते हो, बोल सकते हो, क्या कर सकते हो, बोलने का अधिकार दिया गया आपको 19 क्लोज 1 के तहत। अब ध्यान देना अगर इस बोलने के अधिकार पे अगर हमें बैन लगाना है, प्रतिबंध लगाना है, तो कौन से आर्टिकल के तहत प्रतिबंध लगेगा, 19 क्लोज 2 क्लोज ए के तहत लगेगा, लग जाएगा ना सवतई। आप एक सम्मेलन कर सकते हो, मीटिंग आयोजित कर सकते हो, सभा बुला सकते हो, लेकिन शर्त उसकी होगी कि उसमें हथियार लेके आप एकत्रित नहीं हो सकते। निरायुद्ध, आयुध का मतलब हथियार होता है, निर मतलब नहीं, बिना आयुध के जब भी कोई सभा सम्मेलन की जाती है तो बिना उसके आप क्या कर सकते हो, कहीं पर भी एकत्रित हो सकते हो, यह आपका मूल अधिकार है। लेकिन कई बार आपको पता है जब कर्फ्यू जैसी कंडीशन हो जाती है तो आपको एकत्रित होने से रोका जाता है, तो उस पर प्रतिबंध हो गया। एक तरफ तो आपको अधिकार दे रहे हैं और एक तरफ मना भी कर रहे हैं, कर रहे हैं ना मना। इसी प्रकार आप कोई भी संघ बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, तो आपको संघ बनाने की जो स्वतंत्रता दे रखी है वो कौन से आर्टिकल में दे रखी है, 19 क्लोज 1 क्लोज ही में। चक्कर यहां पड़ता है कि उसको सुमेलित करवाता है, फिर ये जो लिखा है ना मैंने आपको, ऐसा कैसा सुमेलित करवा लेता है। ये डायरेक्ट वो भी दे सकता है कि 19 क्लोज 1 क्लोज डी में क्या है, 6 में क्या है, 6 भी तो दे सकता है, 19 क्लोज 1 क्लोज 6, 6 को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जी, क्या बोलेंगे, जी बोलेंगे, तो कोई सा भी पूछ सकता है वो। इसके अलावा डी में क्या है विद्यार्थियों, वो भारत में कहीं भी घूम सकता है, भारत में कहीं भी घूम सकता है, लेकिन आपको पता है जो आदिवासी इलाके वगैरह उसमें जाने से कई बार रोक दिया जाता है, रोका जाता है ना। आप चल जाओ कहीं वहां पे जो एलओसी पे चल जाओ, भी नहीं जाने देंगे ना, आपको रोक दिया ना, फिर बॉर्डर पे जाने से रोक दिया जाता है कई बार, वो परिस्थितियां अलग होती है फिर। इसके अलावा आप भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं, लेकिन पहले जम्मू कश्मीर में निवास नहीं करने दिया जाता था आपको, और कहीं मैं कह रहा हूँ कोई आदिवासी इलाका है तो उसमें तो आप घुसने नहीं दिया जाता, तो निवास कैसे करने दिया जाएगा आपको। तो पहले तो कह रहा है आप कहीं भी निवास कर सकते हो भारत में, लेकिन प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। तो आपको निवास करने की जो स्वतंत्रता है, कहीं भी रहने की जो स्वतंत्रता है, वो कौन सा आर्टिकल देता है, 19 क्लोज 1 क्लोज ई में देता है। और इस पर बैन कौन से के तहत लगाया जाएगा प्रतिबंध, 19 क्लोज 2 क्लोज, ओके। तो, और संपत्ति का अधिकार तो है आपको, लेकिन उसको मूल अधिकारों में शामिल नहीं कर रखा है। वैसे संपत्ति का अधिकार सबको ध्यान रखना, लेकिन वो संवैधानिक अधिकार हो गया, मूल अधिकार नहीं है। यानी कि संपत्ति का जो अधिकार होता था पहले, जिसको मूल अधिकार मान रखा था, उसको मूल अधिकारों में से हटा दिया, यानी कि भाग 3 में से हटा दिया उसको। 19 क्लोज 1 क्लोज जी में क्या है, आप कहीं पर भी जाके व्यापार कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, या कोई भी आपकी जो आजीविका का जो साधन है, कहीं पे जाके नौकरी कर सकते हो भारत में किसी भी कोने में जाके आप, ठीक है ना। तो ये बातें होगी इनके बारे में, लिख लिया सबने आपने। अब एक एक को पढ़ेंगे, अब क्या करेंगे, एक एक को पढ़ेंगे, लेकिन एक एक को कब पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।